जी जनाब, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बड़े हैवी से दो वर्ड हैं, हालांकि इन वर्ड्स का जो मतलब है वो इतना मुश्किल नहीं है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हम कहते हैं कि वो रूल्स और प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो करते हुए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ठीक है जी। अब ये रूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं, इन रूल्स और प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए तमाम एंट्रीज और प्रोसीजर्स, ठीक है जी, और डेफिनेशंस डिफाइन की जाती हैं। राइट, हम लोग कोई भी एंट्री करते हैं, हम लोग कोई भी काम करते हैं, उसके पीछे ये रूल्स और ये प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जिंदगी का एक असूल है कि हम लोगों ने जो है ना वो सच्चा रहना है, हम सच्चाई की जो है ना वो बात करेंगे। तो हम हर वक्त सुबह उठ के या हर जगह किसी भी बंदे को मिलकर ये थोड़ी कहेंगे कि यार मेरा ये जिंदगी का असूल है कि मैं सच्चा रहूंगा, सच्चा रहूंगा, सच्चा रहूंगा, मेरे हर काम में सच्चाई नजर आएगी। दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रिंसिपल बिहाइंड माई एक्शंस। तो इसी तरह से अकाउंटिंग के पीछे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बैक साइड पे कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना है हमने। इनको हम लोग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहते हैं। अब कोई भी बिजनेस होता है वो अपनी कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक वैल्यूज, कोर वैल्यूज डिफाइन करता है कि जनाब इस बिजनेस ने जो काम करना है वो कैसे करना है, किन किन रूल्स को, किन किन असूलों को मद्देनजर रखना है। आपने देखा होगा जो लोग जिनका पंजाब से ताल्लुक है, आप लोगों ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जब बुक पढ़ी होगी तो आपको पीछे बुक की बैक साइड पे दयानत, अमानत, सदाकत, शराफत, ये 4 लोगों के नाम लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। तो हम लोग ये बात करते होते थे जब छोटे थे, ये बात करते होते थे कि यार ये 4 भाई हैं जिन्होंने मिलकर ये किताबें छापी हैं। ये ऐसे नहीं है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने ये 4 असूल दिए हैं कि इन 4 असूलों को जहन में रखते हुए हम लोग किताबें बनाएंगे। तो हम लोग अमानत, दयानत, शराफत और सदाकत, इन तमाम चीजों का जो है वो प्रचार करेंगे हमारी किताबों में, ये वाली चीज नजर आएगी। ठीक है जी। सो दीज वर द रूल्स और प्रिंसिपल्स। इसको हम कह सकते हैं कि किताबों का ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था कि जनाब कैसे कैसे हम लोगों ने काम करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम लोग अमरीली स्टील की बात करते हैं बहुत ज्यादा, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कोई अमरीली स्टील के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है या क्या। बस ये है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोगों ने शुरू में रेंडमली डाउनलोड की और अब उसी को ज़हन में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी कुछ कोर वैल्यूज दी हैं। उन्होंने कहा है कि हम रिस्पेक्ट करेंगे, रेजिलियंस के साथ काम करेंगे, हम कभी भी वी नेवर गिव अप, वी विल स्टैंड टॉल इन एडवर्सिटी। लोग हमारे खिलाफ बात करेंगे, हम अपना सीना चौड़ा करके उनकी बात सुनेंगे। वी विल फॉलो इंटेग्रिटी, हमारी चीजों में झूठ नहीं होगा, हमारी चीजें सच्ची होंगी। वी विल फॉलो डायनामिज्म, हम लोग डायनामिक रहेंगे, हम चीजों के अंदर चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। वी विल फॉलो एक्सीलेंस, हम लोग बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे। ये वो कुछ कोर वैल्यूज हैं जो कि अमरीली स्टील वालों ने फॉलो की। अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते वक्त वो कौन कौन से रहनुमा असूल हैं जिनको हम लोगों ने फॉलो करना है। तो वो है जनाब कुछ ये: सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, कंप्लीटनेस, गोइंग कंसर्न, मटेरियलिटी, प्रूडेंस। ये वो तमाम चीजें होंगी जिनको हम सामने रखते हुए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब इनमें तो कहीं पे भी अमानत, दयानत, सदाकत और शराफत नहीं लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब को एक एक करके पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ये क्या रूल्स हैं और इन रूल्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो जनाब सबसे पहला रूल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज अक्रूवल बेसिस, और इसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जनाब अपनी जिंदगी में, खैर जिंदगी में तो नहीं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन 2 असूलों को जरूर फॉलो करें। नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंसेस जो हैं आपके, इनको रिकॉर्ड करें इन द पीरियड टू विच दे रिलेट। जिस साल के टाइम पीरियड के लिए वो रिलेट करते हैं, जिस टाइम पीरियड के लिए वो रिलेट करते हैं, उसको उसी साल में उतना रिकॉर्ड करें, और बाकी आप एडवांस में रह जाएं, क्योंकि आपके उस टाइम पीरियड की जितनी इनकम है आपने उतनी ही इनकम शो करानी है, उस टाइम पीरियड का जितना एक्सपेंस है आपने उतना ही एक्सपेंस शो कराना है। नॉट द पीरियड इन विच दे अराइज और रिसीव्ड और पेड। ठीक है जी। ऐसा नहीं करना कि हम लोग कहें कि जनाब हम लोगों ने कुछ इनकम रिसीव कर लिया तो वो सारी की सारी इनकम रिकॉर्ड कर लें, और हमने ऐसे भी नहीं करना कि कुछ एक्सपेंस पे किया है जो 1.5 साल तक चलेगा तो हम सारा का सारा एक्सपेंस अभी रिकॉर्ड कर लें।
यही बात हम लोगों ने जब पढ़ी थी तो हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ डाला था इसके ऊपर, जिसका नाम था अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स मैचिंग कॉन्सेप्ट को, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है, ठीक है। इसको मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, इसको अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो ये रूल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जनाब आप इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करें टू द पीरियड इन विच दे रिलेट, राइट। अब ये बात हम लोग पूरा चैप्टर में पढ़ के आए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हम फर्ज करते हैं कि जनाब हमारा एक साल है, वो यहां से शुरू होके यहां तक चल रहा है। दिस इज द रिपोर्टिंग पीरियड। इस टाइम पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब अगर हम बना रहे हैं, और इफ वी रिसीव एन इनकम जो कि पूरे एक साल के लिए है, और वो साल स्टार्ट हो रहा है यहां से यहां तक, और वो जो इनकम है फर्ज करें कि वो है जी 12 मिलियन रुपीज, और वो 12 मंथ की इनकम है, तो हम ये कहेंगे कि हम लोग इस साल, जिस साल की हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, इस साल सिर्फ उतने टाइम पीरियड की इनकम रिकॉर्ड करेंगे जितना टाइम पीरियड गुजर चुका है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक रेंटल इनकम है, हम लोगों ने कोई चीज रेंट पे दी हुई है, रेंट हमने एडवांस रिसीव कर लिया, इसके ऊपर बहुत डिटेल से बहुत दफा हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये जो काम हम करते हैं ये हम अक्रूवल बेसिस की वजह से करते हैं कि वो कहता है कि इतनी आप इनकम रिकॉर्ड करें, और जो ऊपर वाला टाइम पीरियड है जो कि अगले साल से रिलेट कर रहा है, वो हमारा अक्रूड इनकम होगी। भाई हम ये कहते हैं कि रिसीव तो सारा हमें इस डेट पे हो गया था, 100% रिसीव हो गया था, यानी कि 12 मिलियन रिसीव हो गया था, तो हम क्यों ना 12 का 12 मिलियन ही इनकम रिकॉर्ड कर दें, क्योंकि आना तो इसने अल्टीमेटली इनकम में है। तो भाई जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि आपने इनकम उतनी ही रिकॉर्ड करनी है जितनी आपके टाइम पीरियड में वो फॉल कर रही। सही है जनाब, आपने इनकम उतनी रिकॉर्ड करनी है जितनी आपके टाइम पीरियड में फॉल कर रही है, और एक्सपेंसेस भी उतने ही रिकॉर्ड करने हैं जितने आपके रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर फॉल करें। यही कॉन्सेप्ट हम लोग एक्सपेंस के लिए भी ले सकते हैं कि फर्ज करें कि आपने कोई एक्सपेंस है वो साल के शुरू में ही पे कर दिया है, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर आपने पे कर दिया, तो जितना टाइम पीरियड जो है वो उस साल के अंदर फॉल करता है, फॉर एग्जांपल 6 मंथ, तो 6 मंथ का आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, 12 मंथ का आपने एक्सपेंस जो है वो नहीं रिकॉर्ड करना है, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल बेसिंग, जिसके ऊपर हम लोगों ने पूरा अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें काफी सारी वीडियोस हैं। वो सारा का सारा इस वजह से था कि हमें अक्रूवल बेसिस की समझ आए, और अक्रूवल बेसिस ये कहता है कि जिस टाइम में वो रिसीव या पे हुए हैं, आपने रिसीव या पेमेंट के हिसाब से नहीं देखना, आपने उसके अक्रूवल के हिसाब से देखना है कि वो किस टाइम पीरियड में अक्रू हो रही है, और आपने उतना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर देना है, बाकी आप आगे मूव कर दें। तो जनाब इसमें जो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं, तो आपका कैश या बैंक तो हो जाएगा क्रेडिट। जितना एक्सपेंस आपका इस साल में फॉल करता है, जिस साल की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें, और जितना आपका अगले साल के लिए आपने पे कर दिया है उतना प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से रिकॉर्ड कर लें। सिमिलरली अगर आप इनकम की बात करें तो जितनी इनकम आपने रिसीव की है वो सारी की सारी कैश या बैंक को डेबिट कर देंगे। जितनी इनकम आपकी इस साल की बनती है सिर्फ उतनी इनकम अकाउंट में क्रेडिट कर दें, और रिमेनिंग जो एक्स्ट्रा आपने रिसीव कर ली है उसको अक्रूड इनकम अकाउंट में क्रेडिट कर दें। उसको अपनी इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वो आपके उस टाइम पीरियड से रिलेट नहीं कर रही, वो अगले साल कमाएंगे आप, ठीक है जनाब। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल बेसिस। और अक्रूवल बेसिस ने जो पहली बात की उसने ये की कि इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट एंड नॉट इन द पीरियड टू विच दे अराइज, ठीक है जी। यानी कि वो जो अक्रूवल एंड प्री पेमेंट के चैप्टर में जो चीजें पढ़ी थी वो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। दूसरी चीज देखते हैं, ये चीज क्या है, ये कहता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में उतने ही यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल होनी चाहिए जितने यूनिट सेल हुए हैं। तो जनाब जितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं उतने ही यूनिट्स की जो है ना वो कॉस्ट आपने डालनी है, उससे ज्यादा यूनिट्स की भी नहीं और उसके कम यूनिट्स की भी नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल शुड बी फॉर द सेम क्वांटिटी एज द यूनिट सोल्ड। अगर आपने 1000 यूनिट्स सेल किए हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी 1000 यूनिट्स ही होने चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी 1000 यूनिट की ही होगी। दिस इज एन अदर एप्लीकेशन, यानी कि दूसरा जो उसका असूल है मैचिंग कॉन्सेप्ट की जो दूसरी बात है वो ये है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है ना ये हम स्पेसिफिकली अलग से नहीं करते हैं,
ये जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है। वो कैसे? देखें, हम लोग सेल्स लिखते हैं, सेल्स के अंदर से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की जो कैलकुलेशन होती है ना, उसमें हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, जिसमें परचेजेस ऐड करते हैं, और इसमें कैरेज इनवर्ट जो है वो ऐड करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करने के दो डिफरेंट तरीके हम लोगों ने पढ़े हुए। तो जनाब, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं ना, तो फिर ये वाला जो रूल है, ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये अचीव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने ओपनिंग स्टॉक पकड़ा, उसमें परचेजेस ऐड की, कैरेज इनवर्ट ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लिया, तो सिर्फ उतना ही इस कॉस्ट ऑफ सेल्स के छापर में रह जाता है। फर्स्ट करें, कॉस्ट ऑफ सेल एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आपने ओपनिंग स्टॉक भी डाल दिया और इसमें आपने परचेजेस भी डाल दी, इसमें आपने कैरेज इनवर्ट भी डाल दिया और इसमें से माइनस कर दिया आपने क्लोजिंग स्टॉक। तो इस शॉपर के अंदर सिर्फ और सिर्फ उतने यूनिट्स की कॉस्ट रह गई जो आपने सेल किए थे। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो काम है ये हो जाता है, इसके लिए अलग से कोई एंट्रीज करने की जरूरत नहीं होती। जब हम कॉस्ट ऑफ सेल में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं तो वी आर अचीविंग दिस एम कि कॉस्ट ऑफ सेल्स उतनी ही होनी चाहिए, उतने यूनिट्स की ही होनी चाहिए जितने यूनिट्स आपने सेल किए हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आप अक्रूअल बेसिस को फॉलो करें। तो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करें। और मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो मैच करने चाहिए टाइम पीरियड से, और इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल मैच करनी चाहिए क्वांटिटी सोल्ड के साथ। उतने यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ सेल डालेंगे जितने यूनिट्स का आपने सेल किया। 1000 यूनिट सेल किए, 1000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल डालेंगे। 2000 यूनिट सेल किए, 2000 यूनिट की कॉस्ट ऑफ सेल डालेंगे। और फिर हम लोगों ने ये बात की कि ये चीज जो है ये तो इजीली अचीव हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हैं उसके फॉर्मेट के अंदर ही ये चीज एम्बेडेड होती है। हाँ, ये जो पहली बात है इसको करने के लिए हमें कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज करनी पड़ती है, इनको ज़हन में रखना पड़ता है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। हम लोग आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल की तरफ, विच इज द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। एक छोटा सा चुना मुन्ना सा प्रिंसिपल है। ये रूल ये कहता है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाएं, दीज शुड बी प्रेजेंटिंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। ठीक है जनाब, इनकी प्रेजेंटेशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक तरह की प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर आपने एसेट्स लिखे हैं और एसेट्स के अंदर आपने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी लिख दिया है, आपने इसके अंदर लैंड भी लिख दी है, आपने इसके अंदर और अपने कार वगैरह है ये भी लिख दी, ये सारी की सारी चीजें, मशीनरी, लैंड, कार, ये सारी चीजें लिख दी हैं। तो हर साल आप इसी तरीके से ये तमाम चीजें एसेट के अंदर ऐड करके दिखाएं। आप ये ना करें कि एक साल तो आपने एसेट्स ऐसे दिखाए, दूसरे साल आप कार्स जो हैं वो निकाल के अलग दिखाना शुरू कर दें। आप कहें नहीं जनाब, फेस के ऊपर जो है ना वो कार्स जरूर दिखानी चाहिए क्योंकि कार्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपने उसी तरीके से चीजों को प्रेजेंट करना है जैसे आप पहले करते रहे। ये ना हो कि एक साल आप ऐसे करें कि करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले आप स्टॉक लिख रहे हो, फिर अगले आप जो है वो उसके बाद डेटर्स लिख रहे हो, फिर आप बैंक लिख रहे हो और फिर आप कैश लिख रहे हो। एक साल तो आप ये करें और दूसरे साल आप करंट एसेट्स के अंदर पहले कैश लिख दें, फिर बैंक लिख दें और फिर डेटर्स लिख दें और फिर उसके बाद आप स्टॉक लिख दें। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सेम चीजें आपने सामने लिखनी है ताकि यूजर को पता चले कि जनाब ये जो चीजें हैं ये प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं। कंसिस्टेंसी आपने अपने पुराने फॉर्मेट्स के साथ भी रखनी है, कंसिस्टेंसी आपने इंडस्ट्री के अंदर दूसरी कंपनी या दूसरे बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ भी रखनी है। तो इन दोनों चीजों में कंसिस्टेंसी आपने फॉलो करनी है। लेकिन इसमें आप डेफिनेटली चेंजेस कर सकते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस। जब कुछ चेंजेस ऐसी आ जाएं कि जो आपको फॉलो करनी पड़े तो डेफिनेटली यू कैन चेंज द कंसिस्टेंसी, लेकिन उसमें भी बड़े ध्यान से प्रॉपरली आपने कंसिस्टेंसी को चेंज करना है तो फिर आपने फॉलो करना है। द प्रेजेंटेशन कैन बी चेंज्ड ओनली इफ नेसेसरी। अगर ये बहुत ज्यादा जरूरी है तो इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ हिज यूजफुलनेस और द यूजर टू द यूजर, और इफ ए न्यू रूल रिक्वायर्स द चेंज। यानी कि अगर तो कोई नया रूल आ जाए तो फिर आप कंसिस्टेंसी में चेंज कर सकते हैं। या अगर एक ऐसा डिसीजन लिया जाए कि नहीं यार ये जो इन्फॉर्मेशन हम ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये तो अच्छी बात नहीं है,
और फिर बहुत सारे अच्छे लोगों से जिनका बिजनेस के ऊपर ग्रिप है, जिनकी प्रेजेंटेशन के ऊपर ग्रिप है, उनसे पूछा जाए कि भाई मैं ये प्रेजेंटेशन का जो तरीकाकार है इसको चेंज करना चाहता हूं। वो आपसे पूछेगा क्यों चेंज करना चाहते हो, आप उसे कुछ कन्विंसिंग रीजन देंगे। जब तक कोई कन्विंसिंग रीजन नहीं होगी चेंज की, उस वक्त तक आप उसी तरीके से, उसी फॉर्मेट में, उसी ग्रुपिंग के साथ चीजों को और एसेट्स को दिखाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, राइट। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंटेशन जो है वो हमेशा कंसिस्टेंटली एक ही तरह की होनी चाहिए, एंड इफ यू वांट टू चेंज देन देयर शुड बी ए कन्विंसिंग रीजन ऑफ चेंज। और ये भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड ही आके कहे कि भाई ये प्रेजेंटेशन आप ऐसे नहीं ऐसे कर दो, तो फिर स्टैंडर्ड तो जो कहेगा वो तो करना पड़ेगा। सो देयर आर टू एक्सेप्शन ऑफ द कंसिस्टेंसी। नंबर 1, if there is a convincing reason. Number 2, if new laws और न्यू प्रिंसिपल्स और न्यू स्टैंडर्ड्स रिक्वायर कि आप इसको इस तरीके से करें, तो फिर आप उसको उस तरीके से कर देंगे। दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। एक बड़ा ही खूबसूरत सा प्रिंसिपल था। वो कहता था यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त खुदा का खौफ किया करें, गलत चीजें आगे पीछे करके ना प्रेजेंट किया करें, एक ही तरह से जो है ना वो बताया करें चीजों को। हम लोग एक तीसरे बड़े ही अच्छे रहनुमा असूल की तरफ चलते हैं, विच इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस जो है ये कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर चीज कंप्लीट होनी चाहिए, हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली दिखाई जानी चाहिए। लेकिन उसने कहा, स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई मटेरियल रिस्पेक्ट्स को ज़हन में रखते हुए कंप्लीटनेस को इंश्योर करें। ये ना हो कि हर काम जो है वो लिख दें और हर बात लिखने की कोशिश करें, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो 5 सफ़ों की नहीं बल्कि 5000 सफ़ों की बन जाएगी। क्योंकि एक बिजनेस के अंदर तो डेली बेसिस पे बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि आपके एक स्टाफ मेंबर को कुछ चोट लग गई जिसकी वजह से आपको कुछ एक्सपेंस करना पड़ा। अब वो जो चोट लगी उसका एक्सपेंस ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग से शो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस के अंदर एक नया अकाउंटिंग हेड बना दिया जाए कि जनाब ये जो है ना ये हेल्थ एक्सपेंस है उस स्टाफ का जिसको काम करते हुए चोट लगी। अब शायद उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर 400-500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये लग गए, उसके लिए उसको अलग से प्रेजेंट करने की जरूरत तो नहीं, ठीक है जनाब। तो इममटेरियल इंफॉर्मेशन को, ऐसी इंफॉर्मेशन जो इररेलेवेंट हो सकती है, देखे ना ये काम तो है, ये तो होता रहता है डेली बेसिस पे। कभी कभार किसी स्टाफ को चोट लग जाती है जहां पे बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, मूवमेंट हो रही है, चीजें आ रही हैं जा रही हैं, लोग सामान को उठा के इधर लेके जा रहे हैं उधर लेके जा रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इस तरह से हो सकता है। दिस कैन बी डन। तो ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कंप्लीट हो, लेकिन कंप्लीटनेस के अंदर हर गैर जरूरी बात भी नहीं लिखनी है, सिर्फ मटीरियल इंफॉर्मेशन लिखनी है। अब मटीरियल इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? क्या किसी इंफॉर्मेशन को हम लोग ये कह दें कि ये जनाब इममटीरियल है और उसको छोड़ दें हालांकि वो मटीरियल हो? मटीरियल क्या, किस तरह की इंफॉर्मेशन होगी? तो स्टैंडर्ड एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन मटीरियल के बारे में दी। तो उसने कहा कि द मटीरियलिटी मींस, उसने कहा कोई इंफॉर्मेशन मटीरियल होगी, उसने कहा वो इंफॉर्मेशन तब मटीरियल होगी इफ ओमिटिंग इट और मिसस्टेटिंग, इसको निकाल देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यानी कि लिखना ही ना या गलत तौर पे लिख देना। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इंफॉर्मेशन ना लिखें या उसको लिखें तो उसको छुपा के लिखें। ओमिटिंग का मतलब होता है मिस कर देना और मिसस्टेट का मतलब है कि मिस ना करना, बात बताना जरूर लेकिन गलत बात बता देना। इट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन, ये यूजर का डिसीजन। हम लोग क्यों बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इसीलिए तो बनाते हैं कि यूजर्स इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर डिसीजंस ले सकें। अब हम एक ऐसी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से निकाल दें जिसकी बेस पे यूजर का डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता था, ठीक है, तो फिर दैट मेक्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को हम मटीरियल कहें। देखें जनाब, हुआ ये कि आपने एक बंदे को पेमेंट की फॉर समथिंग, कोई लीगल मैटर था, उसने जो है ना वो गाड़ी रजिस्टर करवानी थी आपके नाम पे, कार रजिस्ट्रेशन बिजनेस के नाम पे करानी थी, और उसको आपने 10,000 रुपए दिए कि जाओ यार ये सारे काम कर दो, ठीक है। उसमें उसका कुछ कमीशन भी होगा, कुछ फी वगैरह भी होगी जो गवर्नमेंट को जमा करानी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है यार, एक्सपेंसेस होते हैं, गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, इनके ऊपर जो है ना जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि उनको अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाए। लेकिन एक आपने हाई कोर्ट के, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के
वकील को 10,000 रुपए पेमेंट की, अब ये इंफॉर्मेशन मटेरियल है। यूजर कहेगा वो थोड़ी खैर, ये क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील को क्यों पेमेंट की 10,000 रुपए की, क्या इस बिजनेस के ऊपर कोई ऐसा हैवी केस तो नहीं चल रहा जो कि ये मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए अमाउंट सेम है, तो जो मटीरियलिटी है इसमें दो चीजें ज़हन में रखनी चाहिए। नंबर 1 अमाउंट, कि क्या अमाउंट छोटी है या बड़ी है। तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट जो होती है अगर वो आप दे रहे हैं तो यू शुड मेक श्योर कि यार ये मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है ये ठीक से प्रेजेंट हो। दूसरी चीज ये है कि कभी कभार ऐसा होता है कि चीज की नेचर भी ऐसी होती है कि अमाउंट कम होने के बावजूद वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो इस तरह की चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग कंप्लीटनेस को इंश्योर करेंगे, लेकिन मटीरियल रिस्पेक्ट से, ठीक है। और ये बड़ी मजे की बात है, एन एरर विच इज टू ट्रिवियल। ट्रिवियल का क्या मतलब होता है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, बहुत ही मटीरियल है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि ऐसी है जो कि बहुत ही ट्रिवियल है, जो यूजर के डिसीजन को चेंज नहीं करेगी, उस यूजर की जो कि कंपनी के साथ बिजनेस करने लगा है, जो कंपनी को लोन देने लगा है, जो आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को उसमें इन्वेस्ट करने लगा है, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ये ट्रिवियल होती है। दैट यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रेफर्ड टू एज इमटेरियल। वो इन्फॉर्मेशन जो कि यूजर की डिसीजन को चेंज नहीं करेगी उसको हम इमटेरियल कहते हैं। तो यही प्रिंसिपल, यही रूल आपने ज़हन में रखना है। मटेरियल की यही डेफिनेशन है कि वो चीज मटेरियल होती है जो यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे, राइट। तो ये जनाब 3 मेन प्रिंसिपल थे जो कि हम लोगों ने पढ़े, इनको ज़हन में रख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और प्रिंसिपल्स, कुछ और रूल्स को देखेंगे। इनको बहरहाल आप एक दफा पढ़ लें। थैंक यू जी जनाब। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स और प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए हैं। अब जो चौथा प्रिंसिपल है वो वही है जो हमने इससे पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। मटीरियलिटी के स्टैंडर्ड कहते हैं कि हर इंफॉर्मेशन को मटीरियलिटी की छलनी से गुजारा जाए और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाए जो कि मटीरियल हो। हम उसी इंफॉर्मेशन के मुतालिक बात करेंगे जो मटेरियल होगी। इमटेरियल इंफॉर्मेशन अगर हम प्रेजेंट करने बैठेंगे, अगर हम इमटेरियल इंफॉर्मेशन को ज़हन में रखते हुए अपने अक्रूवल्स की बात करेंगे, अगर हम इमटेरियल इंफॉर्मेशन को ज़हन में रखते हुए बाकी चीजों की भी बात करेंगे, तो वो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने हर चीज के अंदर मटेरियलिटी को ज़हन में रखना है। तो इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ ओमिटिंग और मिसस्टेटिंग इट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन दैट यूजर मेक ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक रिपोर्टिंग एंटिटी। और हम लोगों ने इसमें बात भी कर ली कि ये 2 चीजें होती है, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी अमाउंट कितनी है, इस चीज के ऊपर इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वो कितनी ज्यादा बड़ी अमाउंट की है। जो बड़ी अमाउंट की जो चीजें होती हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, हम लोग उनमें ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं और वही हमारे डिसीजंस को चेंज कर सकती है। सेकंड थिंग इज नेचर। हम लोगों ने बात की कि अगर फॉर एग्जांपल जो लीगल एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनकी अमाउंट चाहे छोटी है लेकिन इनकी नेचर ऐसी है कि जो हमारे लिए इंटरेस्ट का बाइस बन सकती है कि हम देखें कि ये चीज जो है ये क्या कोई मटेरियल तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई मटेरियल बात तो नहीं छुपी हुई है। हम लोगों ने बात की थी कि 10,000 रुपए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक वकील को दी, तो क्यों दी भाई, उसके पीछे क्या रीजन थी, क्या कोई केस था, क्या कोई बहुत बड़ा केस था जिसके ऊपर आप लोगों को फैसला होने जा रहा है, उस केस के बारे में बताएं। हो सकता है ये केस ऐसा हो जिससे बिजनेस पूरा का पूरा बंद करना पड़ जाए, बिजनेस को इतनी बड़ी पेनल्टी पड़ जाए कि बिजनेस उस पेनल्टी को पूरा सही ना कर पाए और उसका सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक छोटी सी पेमेंट आप ब्रॉडशीट को कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपको पता चले कि इसके बाद तो इसको मिलियंस और बिलियंस देना पड़ेंगे, तो लोगों को पता ही ना चले कि ब्रॉडशीट क्या होती है और अचानक से एक दिन वो सामने आए तो और पता चले कि ये तो इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे इसको। तो इस तरह के जो लीगल एक्सपेंसेस है उनको शुरू से ही देखना चाहिए कि ये मटीरियल है या नहीं है। आगे चलते हैं जनाब। प्रूडेंस को जो है ना वो इन रूल्स के अंदर, इन प्रिंसिपल्स के अंदर बड़ा आला मुकाम हासिल है। प्रूडेंस कहते हैं अक्लमंदी को, ठीक है जी। और इसमें हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, आकबत अंदेशी। अगर मैं इसको कि आप देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप अभी से कोई ऐसी चीज ज़हन में ना रख लें, आप अभी से कोई ऐसी असम्पशंस ना लें जो कि फ्यूचर में आपको तंग करें। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर 2 बातें बताई हैं, 2 असूल बताए हैं। नंबर 1, एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। एसेट और इनकम ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए। हम लोग ये ना करें
कि एसेट्स और इनकम को लिख दें कि अच्छा यार ये गाड़ी जो है ये इतने की है, अब ये इतने की बिकेगी, अब ये इतने की बिकेगी, नहीं नहीं यार मैं इसको इंशाल्लाह जो है ना वो 5 लाख रुपए ज्यादा पे बेच दूंगा, तो आप गाड़ी को 5 लाख रुपए ज्यादा पे जो है ना वो डाल दें। ठीक है, एसेट और इनकम ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। एसेट और इनकम में जो है वो हायर साइड पे आपको अमाउंट नहीं देनी चाहिए। इसका जो एक बड़ी लूज सी एग्जांपल हो सकती है, लूज एग्जांपल से मुराद ये है कि एक ऐसी एग्जांपल जिससे आपको समझ आ जाए लेकिन चीजें डेफिनेटली उससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी। तो हम लोग बात करते हैं, फर्ज करें कि ए ने बी से कुछ पैसे लेने हैं, तो ए के रिसीवेबल्स हैं और बी के पेएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल रिसीवेबल और पेएबल्स, ए का रिसीवेबल यानी कि ए का एसेट है और बी की लायबिलिटी। तो ए और बी आपस में बात कर रहे हैं, वो कहते हैं यार ये दोनों मिले किसी चाय पे, तो उसने ये कहा कि यार बताओ तुमने मेरे कितने पैसे देने। उसने कहा यार पता नहीं को 20-25 हजार देना है। ठीक है जी, तो ये एक एस्टीमेट था, वैसे मैं आपको सिनेरियो बना के समझा रहा हूं कि उसने कहा यार तुम्हारा को 20-25 हजार देना है। ए बड़ा खुश हुआ, ए के ज़हन में क्या आएगा, हाँ यार इससे 25 हजार पे लेने हैं मैंने। बी के ज़हन में क्या आएगा, हाँ यार तकरीबन 20 हजार देने। जब हम लेने के लिए जाते हैं या हमारे ज़हन में होता है रिसीवेबल, तो हम सोचते हैं कि अच्छा यार हाँ ये ऊपर वाली साइड हमारे लिए ज्यादा रेलिवेंट है। हम ये मिस्टर ए जो है ये अपने ज़हन में ये ना सोचें कि मैंने 25 हजार पे लेने हैं, ये रिसीवेबल को ओवरस्टेट कर रहे हैं, अपने एसेट को ओवरस्टेट कर रहे हैं। और मिस्टर बी जो है उनकी कोशिश ये होगी कि अपनी लायबिलिटी को अंडरस्टेट किया जाए। लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। तो ये रूल जो है, ये प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस अक्लमंदी को कहते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने रिसीवेबल्स को कभी भी ओवरस्टेट ना रहने दें, कभी भी इतने ना रखें जितने आपने रिसीव नहीं करने। और ये प्रैक्टिस हम लोगों ने कहां पे की, ये प्रैक्टिस हम लोगों ने की बैड डेट्स के अंदर, कि हमें थोड़ा सा भी शक हुआ कि यार ये पैसे हमें रिसीव नहीं होने हैं, तो हमने अपने डेटर्स के अंदर से प्रोविजन बना के माइनस कर दिया। हम ऐसे ही करते थे ना, डेटर्स में से प्रोविजन माइनस करते थे। तो प्रोविजन क्या थी, ये हमारा एस्टीमेट था कि ये पैसे हमें नहीं मिलने। तो स्टैंडर्ड कहता है कि भाई साहब जब ये पैसे आपको मिलने ही नहीं है तो फिर इनको अपने डेटर्स में ना दिखाएं, अपने एसेट्स को ओवरस्टेट ना करें, अपने एसेट्स को ओरिजिनल अमाउंट पे या जितनी अमाउंट आपको लगता है कि आपको मिलेगी उतने पे दिखाएं। ठीक है, बैड डेट्स की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ प्रोविजंस की बात कर रहा हूं। बैड डेट तो हो गए, वो तो आपको निकालने पड़ेंगे, लेकिन जो प्रोविजन है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से बनती है। वो प्रोविजन ये कहती है कि जितने पैसे अब आपको नहीं मिलने या आपको लग रहा है कि यार ये अमाउंट जो है हमारी खराब हो जाएगी, तो इसकी प्रोविजन निकाल लें। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं कहता कि आप अपने क्रेडिटर्स को जिनको आपने पे करना है उसमें से लेस करें प्रोविजंस, ऐसा तो नहीं कहता। वो ये तो नहीं कहता है कि अगर आपने किसी के 20 हजार रुपए देने हैं लेकिन आपको लगता है कि आप झूठ झाट बोल के किसी से 100 रुपया जो है वो बचा लोगे, तो उसको माइनस करके चलो 19,900 रुपए अपने पास क्रेडिटर्स में लिख दो। ऐसे थोड़ी कहता स्टैंडर्ड। क्या ऐसी बात हम लोगों ने को पढ़ी? नहीं पढ़ी। स्टैंडर्ड हमेशा ये कहता है कि अपने एसेट्स को ओवरस्टेट होने से बचाएं और क्रेडिटर्स को अंडरस्टेट होने से बचाएं। ये ना हो कि आप लिख रहे हो कि यार 20,000 रुपए देने हैं, चलो मैं कुछ कर करा के फलां बंदे को बीच में डालूंगा, फलां बंदे की मेहनत करूंगा, ये एप्लीकेशन दूंगा, मेरे पैसे कम हो जाएंगे। जब हो जाएंगे उस वक्त डाल लेना, उस वक्त क्रेडिटर्स को कम कर देना, लेकिन अभी नहीं करो, अभी पेएबल्स को कम नहीं करो। ठीक है, लेकिन रिसीवेबल्स के केस में जब आपको लग रहा है कि यार ये पैसे नहीं मिलेंगे हमें, फौरन उसकी प्रोविजन बना लो। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रूडेंस। और प्रूडेंस ये कहता है कि भाई अपने एसेट्स और इनकम को कभी भी ओवरस्टेट करके ना दिखाएं, क्योंकि नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले बंदे की ये सोच होती है, ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा एसेट्स दिखाए जाएं, कम से कम लायबिलिटी दिखाई जाए। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है नहीं यार देखो ऐसे नहीं, ये तो ज्यादती हो जाएगी, ये तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है ये गलत प्रेजेंट हो जाएगी। जब आप कोशिश करेंगे कि एसेट्स को ज्यादा से ज्यादा महंगा करके दिखाया जाए और लायबिलिटीज को कम से कम दिखाया जाए, क्योंकि देखें एक यूजर के लिए तो बड़ी अच्छी बड़ी गुड सिचुएशन होगी ना कि जब कंपनी के एसेट्स बहुत सारे हैं और उसकी लायबिलिटीज बहुत कम है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि ना करें ऐसे। हाँ आप ऐसे करें कि क्रेडिटर्स को पे कर दें, क्रेडिटर्स पे करते जाएं, क्रेडिटर्स आपके कम हो जाएंगे, आपका बिजनेस वैसे खूबसूरत लगना शुरू कर देगा। लेकिन जानबूझ के झूठ मूठ का जो रिसीवेबल है उसको ना बढ़ाएं और जो पेबल्स हैं उनको कम ना करें। इसी तरीके से एक्सपेंसेस भी जो है इनको भी अंडरस्टेट नहीं करना चाहिए।
ठीक है जी। इनकम एंड एसेट्स एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि क्या हम एसेट और इनकम को अंडरस्टेट कर सकते हैं, जानबूझ के अपना एसेट कम लिख सकते हैं? ये भी नहीं करना चाहिए। क्यों? ये इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे पास एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है विच इज कॉल्ड ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। आपको हमेशा अपने बिजनेस का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है। अब ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एसेट्स एंड इनकम को ओवरस्टेट ना किया जाए और अंडरस्टेट भी ना किया जाए। लेकिन प्रूडेंस सिर्फ एक बात करता है, उसने कहा यार देखो नीचे वाली साइड का मुझे नहीं पता, लेकिन एसेट को ऊपर ऊपर नहीं लेके जाना, ओवरस्टेट नहीं करना। तो हम सोच रहे होंगे अच्छा चलो जी इसको ना एसेट को अंडरस्टेट कर देते हैं। तो ट्रू एंड फेयर व्यू आ गया। और ठहरो ठहरो ठहरो, क्या करने लगे हो? हम कहते हैं जी एसेट को अंडरस्टेट करने लगा। उसने कहा नहीं देखो ये ज्यादती है, आपने एसेट्स को ना ओवरस्टेट करना है ना अंडरस्टेट करना है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कि एसेट एंड इनकम शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड एंड लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। और ये ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर जो है ना वो प्रेजेंट होने चाहिए। हम लोग अगले प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। ये है जनाब गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब, गोइंग होता है जी चलता और कंसर्न का मतलब है जी कारोबार। नॉर्मली बिजनेस को कंसर्न भी कहते हैं, ठीक है। हालांकि कंसर्न का एक और मतलब यह है कि आपका क्या कंसर्न है, उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, लेकिन यहां पे कंसर्न का मतलब है कारोबार। गोइंग कंसर्न बेसिस, हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इनमें हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये कारोबार चलता कारोबार है, ये कारोबार बंद नहीं हो रहा, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी बात है, हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हम लोग एक ऐसा कारोबार बना रहे हैं, एक ऐसा कारोबार चला रहे हैं। दिस इज एन अजम्पशन, दिस इज अ रूल के जिसकी बेसिस पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो दिस अजम्पशन इज के कारोबार जो है ये चलता फिरता तो नहीं कहना चाहिए, चलता हुआ कारोबार है और ये बंद नहीं होगा। इसको हम लोग गोइंग कंसर्न बेसिस या गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहते हैं, ठीक है जी। द अजम्पशन दैट द एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर ए फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल फ्यूचर ये नहीं कि जितना का हमें नजर आ रहा है, जितने फ्यूचर के बारे में हम फोरसी कर सकते हैं। नॉर्मली ये 12 मंथ के इक्वल होता है कि बिजनेस जो है वो अगले 1 साल तक तो हमें चलता हुआ ही नजर आ रहा है, ये बंद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एंड डज नॉट इंटेंड्स टू गो इनटू और विल नॉट बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है, लिक्विडेशन का वर्ड नया आया है, इसको देख लीजिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, इसको हम लिक्विडेशन कहते हैं। तो हम लोगों ने ये कहा कि गोइंग कंसर्न, ये अजम्पशन ये कहती है कि ये बिजनेस जो है ये कारोबार चलता फिरता कारोबार है, ये कंटिन्यू रहेगा, कम से कम अगले 12 महीने तो जरूर चलेगा, लेकिन फोरसीएबल फ्यूचर ज्यादा भी टाइम पीरियड हो सकता है, अगले 2-3 साल तक भी ये बिजनेस चलता रहेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू एंड, राइट। एंड इट इज नॉट इंटेंडेड। अब आपको कहीं से भी ये बात पता नहीं चली, आप अकाउंटेंट हैं, आपको मैनेजर ने, आपको बिजनेस के ओनर ने ये नहीं कहा यार मैंने बंद कर देना बिजनेस, मुझे ये नहीं चल रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा इसका, ठीक है। इस तरह की कोई इंटेंशन नजर नहीं आ रही। एक तो होता है ना बंदा वैसे ही दिल बर्दाश्त होकर कहता है कि बिजनेस बंद कर देना है, ये बहुत किचकिच है, रोजाना सुबह आए, इतवार को भी छुट्टी नहीं करनी होती, इतवार को भी स्टाफ चल रहा होता है, काम चल रहा होता है, मशीनें चल रही होती हैं, तो मैं तो इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। ये तो एक वैसे ही जनरल बात है। लेकिन यू हैव सम इंटेंशंस, कंक्रीट इंटेंशंस, के ऑनर ने किसी बंदे को ढूंढना शुरू कर दिया कि यार ये बिजनेस मेरे से ले लो, तो इट इज कॉल्ड इंटेंशन। कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है ऑनर की, ठीक है। हाँ बातें करता है तो वो बस कभी कभार दिल बर्दाश्त होकर बातें करता है, वो एक और बात है। लेकिन अगर उसने किसी बंदे को ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई आ जाओ ये बिजनेस परचेज कर लो, ठीक है, या उसने कोई काम करना शुरू कर दिया या लिख के लगा दिया कि जनाब अगले साल के बाद जो है ना ये बिजनेस बंद हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंटेंशन टू गो इनटू लिक्विडेशन और विल बी फोर्स्ड इनटू लिक्विडेशन। देखें इनको लिक्विडेशन, इनके ऊपर जबरदस्ती डाली भी नहीं जा सकती। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, वैसे तो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन देखें एक बिजनेस जो है ना वो पैसे नहीं दे रहा किसी बंदे के, उस बंदे ने इसको इतना हेल्प की, उसको इतना कहा कि यार ठीक है यार तुम आज दे देना, कल दे देना, लेकिन अब बिजनेस अपने क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पा रहा और क्रेडिटर जो है वो कहता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं कोर्ट में जा रहा हूं। वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट को कहता है जनाब इस बंदे ने मेरे 10 मिलियन रुपए देने हैं। कोर्ट कहता है अच्छा साबित करो। वो बंदा सारी रसीदें भी दिखा देता है कि हाँ जी ये देखें इसको ये स्टॉक गया, ये स्टॉक गया, ये स्टॉक गया। आपसे पूछा हाँ जी मानते हैं, आपने कहा हाँ जी मानते हैं, लेकिन अभी पैसे नहीं है बिजनेस के पास, मैं क्या करूं।
वो कहता है जनाब मुझे तो पैसे चाहिए, इस बंदे को पैसे दिए थे, देखें आप ऐसे करें कि इसका बिजनेस क्लोज कर दे और जो इसके एसेट्स हैं वो बेच दें, और इसके एसेट बेच के मुझे तो पैसे देना, मैं तो बहुत परेशान हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा बिजनेस अपना नहीं चल रहा। तो कोर्ट कह सकता है, कोर्ट इनको फोर्स करेगा कि चल भाई लिक्विडेशन की तरफ चलो, बिजनेस बंद करो। तो जनाब गोइंग कंसर्न बेसिस यानी कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना देते हैं तो इसका ये मतलब है कि जनाब इस बिजनेस को बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है और ना ही कोई इसको फोर्स कर रहा है बंद करने के लिए। आपके हाथ में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है तो उसका ये मतलब होता है कि बिजनेस चलेगा, फोर्सिएबल फ्यूचर तो चलेगा, अनटिल अनलेस कि उसके अंदर कोई ऐसी बात ना लिखी हो। अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स के मत्थे पे लिखा होगा बड़ा बड़ा, ठीक है, हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा कि ये गोइंग कंसर्न नहीं है, ये बिजनेस अब नहीं चलेगा, ये बिजनेस नहीं चलेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। अच्छा जी, तो ये वाला जो गोइंग कंसर्न है अजम्पशन, ये जब आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाती है इसका मतलब है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है और ये अब चलता रहेगा। इफ द बिजनेस एंटिटी इज नॉट ए गोइंग कंसर्न, अगर ऐसे है, एंड is about to be closed down and liquidated, अगर ये बंद होने वाली है, then the value of its asset would be their estimated value in the liquidation process। ठीक है जी, assets are valued differently on going concern basis। तो जनाब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी है तो वो वैसी होंगी जैसे आपको नजर आ रही है, अगर आपके हाथ में आ गई है तो वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनी हुई है। अगर नॉट ऑन गोइंग कंसर्न है तो दो मेजर चेंजेस होंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूं। नॉट ऑन गोइंग कंसर्न, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक गोइंग कंसर्न नहीं है तो फिर इसमें दो चीजें होंगी। नंबर वन, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो ऑर्डर्स हैं वो डिफरेंट होंगे, और ये जो ऑर्डर है ये लिक्विडिटी की बेसिस पे आएगा। बस ज़हन नशीन कर लें, याद कर लें, ये वर्ड्स आपके लिए समझने के इस वक्त नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा। जो अमाउंट्स हैं, जिन अमाउंट्स के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आइटम्स आ रही होंगी, वो अमाउंट्स भी उनकी लिक्विडेशन वैल्यू होगी। लिक्विडेशन वैल्यू क्या होती है, लिक्विडेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक ऑर्डर होता है जो आपने हजारों दफा देखा है, आपने बहुत दफा उसके सवाल भी किए हैं। और अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो अमाउंट्स आ रही होती हैं वो हिस्टोरिक कॉस्ट या रिवैल्यूएशन अमाउंट पे आ रही होती है। हिस्टोरिक कॉस्ट आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हम इस चैप्टर के एंड पे भी डिफरेंट टाइप की कॉस्ट की बात करेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गोइंग कंसर्न एंड नॉट ए गोइंग कंसर्न। तो दो मेजर फर्क आते हैं। अगर बिजनेस चलने वाला है और आगे चलता रहेगा तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैसे बनेगी जैसे हम बनाते हैं, और उसमें अकाउंट्स और कॉस्ट वगैरह वैसे आएगी जैसे हमने इस सिलेबस में भी पढ़ा है, जैसे हर जगह पे हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न नहीं है तो एक बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट बन जाता है जिसे हम लिक्विडेशन कहते हैं। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑर्डर भी वैसा होगा जैसे उसमें लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमने नहीं पढ़ना, बस ये देख लें कि कुछ कहीं लिखा हुआ है। एंड द अमाउंट लिक्विडेशन वैल्यू भी वो होगी जो कुछ कहीं लिखी हुई है, उस तरीके से प्रेजेंट होगी। ठीक है जी। सो कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए मैंने ये बात कर दी, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। बच्चों के जहन में सवाल आता है कि सर अच्छा अगर ऐसे हो तो ऐसे कैसे, तो फिर वो वाली बात भी मैंने यहाँ पे बता दी। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं गोइंग कंसर्न इज एन अजम्पशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस बिजनेस की बनी हुई है वो अभी अगले कम से कम 1 साल तक तो जरूर चलेगा, और इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है उस बिजनेस को बंद करने की, या कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि कोई जबरदस्ती इस बिजनेस को आगे बंद करा देगा। राइट, सो दिस इज व्हाट वी कॉल गोइंग कंसर्न बेसिस। अब हम चलते हैं जनाब 7वीं प्रिंसिपल फंडामेंटल रूल की तरफ, विच शेयर्स सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ठीक है जी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म बड़ी मजे का रूल है। वो ये कहता है कि जनाब देखें, जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जो ट्रांजैक्शन आपने ऐसे घुमा घुमा के कर दी और उसकी एंट्रियां भी आपने अजीब अजीब तरीके से घुमा के कर दी, लेकिन एक्चुअली उसका इफेक्ट कुछ और आ रहा है। ठीक है, आप उसकी एंट्रीज किसी और तरीके से कर रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट कुछ और आ रहा है, तो फिर एंट्रीज को फोकस करने की बजाय उसका इफेक्ट फोकस करेंगे आप। ठीक है, अभी तक ये चीजें मुझे पता है आपको नहीं समझ आई होंगी, लेकिन हम लोग बात करते हैं उसने पहले तो ये बात पढ़ते हैं, थोड़ा सा जरा चीजें सारी जब एक दफा सुन लेंगे आप तो आपको समझ आएंगी। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मस्ट रिफ्लेक्ट द सब्सटेंस एंड इकोनॉमिक रियलिटी। जो रियलिटी है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रही हो, ना कि अपेरेंट फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। उसकी अपेरेंट ट्रांजैक्शन क्या होगी। अब देखें, इसकी कुछ एग्जांपल समझिएगा। ये तीनों चीजें नई हैं आपके लिए, इससे पहले हमने इस सिलेबस में ये नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं आपको अब इसके ऊपर थोड़ा सा जरा ज्यादा टाइम लग रहा होगा हमारा। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं
रेंट पे चीज लेना, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हमें एक जनरेटर चाहिए, हमारा एक ओपन एयर फंक्शन हो रहा है, उसको पावर करने के लिए हमें जनरेटर चाहिए, या हमारी कंपनी का, हमारे बिजनेस का एक क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसके लिए हमें रात को चलाने के लिए जनरेटर चाहिए। अब वो जनरेटर हम रेंट पे ले आते हैं, उसका रेंट हम पे करते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, राइट। दिस इज ओके, दिस इज वन थिंग। फिर हम लोग ये करते हैं कि हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक जनरेटर चाहिए। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अगले 7 महीनों तक रोजाना 10 से लेकर 12 बजे तक दोपहर में लाइट जाएगी। हम कह रहे हैं कि ये वो टाइम है जिस टाइम पीरियड में हमारा स्टाफ काम करता है, और ये 7 महीनों तक लाइट जा रही है। अब क्या करें? हमने सोचना शुरू किया। हमारे पास एक बड़ा हैवी जनरेटर परचेज करने के पैसे नहीं है जो हमारी पूरी की पूरी फैक्ट्री चला सके। हम गए एक बैंक के पास, फॉर एग्जांपल बैंक है जी ABL, उसे कहा कि यार हमें जनरेटर परचेज कर दो। देखो तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम यह है कि लोगों को उधार पे पैसे देना, और उन पैसों के ऊपर जो भी हम लोग क्या कहते हैं उसे, आप इंटरेस्ट ले, ठीक है, और आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल भी वापस होगा। ABL कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक जनरेटर परचेज कर देता हूँ, और वो जनरेटर जो है वो तुम अपनी फैक्ट्री में लगा लो। उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो है फॉर एग्जाम्पल 2 साल, और 2 साल ही तुम यूज कर लो, ठीक है, और उसका रेंट पे करते रहना हर महीने। रेंट फर्ज करें 2 मिलियन पे करते जाना, ठीक है। अब आपने ये सोचा कि जनाब जनरेटर आ गया, वो बिजनेस के नाम पे ही है, ABL के नाम पे है, बैंक के नाम पे, लेकिन वो जनरेटर आया, वो आपकी फैक्ट्री में ही फिक्स हुआ। ABL के पास तो नहीं फिक्स हुआ, बैंक की बिल्डिंग के सामने तो नहीं फिक्स हुआ, वो आपके वहां पे फिक्स हुआ। सीधा बिजनेस ने वहां से परचेज किया, ABL ने पैसे दिए, वहां से फैक्ट्री से जो है ना वो जनरेटर आ गया, वो फिक्स हुआ, आपने यूज करना शुरू कर दिया। तो देखें, बाय द लुक ऑफ इट, बाय द एंट्रीज, ये चीज पता चल रही है कि आप रेंट पे कर रहे हैं इस जनरेटर का, लेकिन उसका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो ये है, वो जो एक्चुअल बात है, वो इसकी जो इकोनॉमिक रियलिटी है वो ये है कि आपने एक्चुअली ये जनरेटर परचेज किया है बैंक से पैसे लेके। ये जनरेटर अब आपका है, आपने इसको 2 साल यूज करना है, इसकी पूरी यूजफुल लाइफ आपने इसको यूज करना है। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इस तरह के सिनेरियो में आप इसको रेंट के तौर पे यूज ना करें कि यार अच्छा एंट्रीज ऐसे हैं तो ठीक है, इसकी फॉर्म ऐसी है। ये फॉर्म इसकी ऐसी नहीं है, ये एक्चुअली आपने एसेट परचेज कर लिया है लोन लेकर। दिस इज द इकोनॉमिक रियलिटी ऑफ द थिंग, कि आपने परचेज किया, अब आप यूज कर रहे हैं। दिस इकोनॉमिक रियलिटी शुड बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने एक एसेट लिया है, अब वो एसेट आपको अपने पास दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा एसेट है। उस एसेट को, वो उस जनरेटर को आप अपना जनरेटर दिखाएं, उस एसेट को, उस जनरेटर को आपने मेजर पार्ट ऑफ देयर लाइफ के लिए यूज करना है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि भाई इस तरह के एसेट को आप ऐसे प्रेजेंट करें। इसको हम कहते हैं फाइनेंस लीज, और इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। अब इनके ऊपर बड़ी डिटेल से बड़ा लंबा स्टैंडर्ड है जो कि फाइनल में आप लोग पढ़ेंगे, और वो आपको इसमें बहुत सारी डिस्कशंस होंगी, लेकिन द कॉन्सेप्ट हैज बीन डिलीवर्ड हेयर कि जनाब जो सब्सटेंस ओवर फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने जो एसेट्स शो करवाना है उसकी एक्चुअल इकोनॉमिक रियलिटी को भी ज़हन में रखें, और उस इकोनॉमिक रियलिटी को ज़हन में रखते हुए आप उसकी प्रेजेंटेशन करें, राइट। ओके जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देयर इज अनदर एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड सेल्स एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। अच्छा, ये भी बड़ी मजे की बात है, सुनिएगा, आपको मजा आएगा इस चीज का। वो है जनाब के आपकी कंपनी है, उसको कुछ कैश की जरूरत है, कुछ फंड्स की जरूरत है, और वो फंड्स आपको चाहिए। तो एक बड़ा मजे का जो है ना वो आप एक एडजस्टमेंट करते हैं, आप बैंक के पास जाते हैं। यहाँ चले बैंक के पास नहीं जाते, आप एक और बिजनेस के पास जाते हैं, आप अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, उसे कहते हैं मुझे चाहिए 4 मिलियन रुपए। वो कहते हैं मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं तो नहीं आपको लोन दे सकता। आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, ऐसे करो, मेरी फैक्ट्री परचेज कर लो तुम। वो कहेगा तुम्हारी फैक्ट्री को मैं क्या करूं। उसे कहेगा देखो मेरी बात सुनो, तुम ऐसे करो, तुम मेरे से फैक्ट्री ले लो, यानी कि मैं तुम्हें फैक्ट्री सेल कर देता हूं, तुम उसके 4 मिलियन रुपए ले लेना, मुझे दे देना।
और मैं फिर यही फैक्ट्री तुमसे वापस परचेज कर लेता हूं, और वो जो परचेज मैंने तुमसे की है वो मैं तुम्हें दे देता हूं 4.1 मिलियन रुपीस, यानी कि 40 लाख की ये फैक्ट्री तुम मेरे से परचेज कर लो। फैक्ट्री वहीं पे खड़ी है, फैक्ट्री उठा के आपने उस बंदे को नहीं दी, और फिर वही फैक्ट्री मैं तुमसे दोबारा 41 लाख की परचेज कर लूंगा। अब आप सोच रहे हैं कि यार ये तो मुझे तो लेने के देने पड़ गए, लेकिन ये जो 41 लाख रुपए है ना, ये मैं ऐसे करूंगा, ये मैं तुम्हें 5 सालों की किस्तों में दूंगा, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अच्छा, पहले तो इस बंदे ने मुझे पैसे नहीं देने थे, पहले तो मैं इसको पैसे देने से डर रहा था, क्यों? क्योंकि इसको पैसे दिए डूब जाने थे। अब ये मुझे कह रहा है फैक्ट्री परचेज कर लो, फैक्ट्री तुम्हारे नाम पे कर देते हैं, वो फैक्ट्री आ जाएगी मेरे नाम पे, वो तेरे नाम से मेरे नाम पे आ जाएगी, और जो मेरे नाम पे है फैक्ट्री उसका मैं मालिक हूं, ठीक है। मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके वापस बेच दूंगा। जब मैं इसको वापस बेच दूंगा, ये जब मुझे पैसे पूरे 5 साल में वापस कर देगा, मैं उस वक्त फैक्ट्री दोबारा इसके नाम पे कर दूंगा, मैं ज्यादा सिक्योर हो गया हूं। दिस इज व्हाट वी कॉल सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। मुझे क्या फायदा हुआ अगर ये बीच में पैसे वापस ना कर सका? मैं फैक्ट्री का मालिक हूं, मैं उसके एसेट बेचूंगा, अपने पैसे पूरे कर लूंगा, या मैं उसको चला लूंगा, उससे पैसे कमा लूंगा, या ये मुझे जब पैसे वापस कर लेगा मुझे 41 लाख वापस मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो बजाय इसके कि मैं एक लोन देता हूं जिसके बैक पे कोई सिक्योरिटी ना होती, मैंने फैक्ट्री ले ली इसकी, और उसको बाद में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके जब उसने मुझे पैसे दे दिए तो मैंने फैक्ट्री इसको ट्रांसफर कर दी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल सेल्स एंड रीपरचेज एग्रीमेंट। इस तरह के एग्रीमेंट में भी एंट्रीज के मुताबिक अब बिजनेस का ओनर कोई और है। एक दफा आपने अपना बिजनेस सेल किया है तो आप सेल की एंट्री करें, दूसरी दफा आपने अपना बिजनेस परचेज किया है, आप परचेज की भी एंट्री करें। ये तो हो गया एंट्रीज, यानी कि ये होगी इसकी फॉर्म। लेकिन रूल ये कहता है कि भाई इस तरह की सिचुएशन में भी एक्चुअली तो आपने सेल और परचेज नहीं ना किया, आपका जो एक्चुअल इफेक्ट है वो तो ये है कि आपने बंदे से लोन ले लिया है। तो इसको सब्सटेंस को भी शो करवाओ, सब्सटेंस के बारे में भी बताओ कि यार ये ऐसे हुआ है। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म की, इनको जेन में रख लीजिए क्योंकि एग्जामिनर इसके मुतालिक आपसे सवाल पूछता है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहती है कि जो उसकी इकोनॉमिक रियलिटी है किसी भी ट्रांजैक्शन की, उसको आपने प्रेजेंट करना है, और इसमें यही 2 एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मली पास्ट पेपर में पूछी जाती हैं। अगर आपको इस तरह की सिचुएशन आए तो यू कैन से कि दिस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो करना भी जरूरी है। यह भी एक कोर प्रिंसिपल है सब्सटेंस ओवर फॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। चलें जी, यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं और इसके बाद हम कुछ और चीजें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब तक जो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद हैं। अक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, कंसिस्टेंसी जो कि हम लेकर आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, कंप्लीटनेस प्रेजेंटेशन में कैसे लेकर आएंगे, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। फिर हम एक अजम्पशन लेते हैं कि बिजनेस जो है ये गोइंग कंसर्न है और इस अजम्पशन की बेसिस के ऊपर काम करते हैं। सब्सटेंस ओवर फॉर्म को भी डिस्कस किया। तो ये 7 मेन चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट थी, जो आपकी बुक में हैं और आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ और अजम्पशंस भी हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम उनको एक एक करके यहाँ पे लिख देंगे ताकि हमारी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लोग अकाउंटिंग के अंदर जिनको जहन में रखते हैं, पहली चीज़ तो आप लोगों के सामने ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले ही दिन डिस्कस किया था कि हम ये अज्यूम करेंगे कि ऑनर और बिजनेस जो है ये एक दूसरे से अलग अलग हैं, और हम बिजनेस की अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं जिसके लिए ऑनर जो है वो भी एक थर्ड पार्टी है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम लोग अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। ये बेसिकली हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन की तरह एक अजम्पशन होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है। हम कहते हैं कि भाई बिजनेस जो है ये सेपरेट है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर, और इसको हमने बड़ी डिटेल से पूरी अकाउंटिंग में अब तक जितनी भी पढ़ी है सारा इसको अप्लाई भी किया है। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट्स होते हैं, और ये भी हमने पहले ही दिन डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के 2 इम्पैक्ट्स होंगे, एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। ये दोनों इम्पैक्ट्स क्वांटिटी में, अमाउंट में बराबर होते हैं और एक दूसरे से ऑपोजिट इनका बिहेवियर होता है। और फिर अभी तक तो आप लोगों ने ये भी सीख लिया होगा कि जो डेबिट एंट्रीज हैं, हो सकता है कि डेबिट में एक से ज़्यादा अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हों, हो सकता है क्रेडिट में एक से ज़्यादा अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हों, लेकिन इन दोनों में इस पूरी बात में यह है कि जितने मर्जी अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हो लेकिन टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट जो है वो हमेशा सेम होगा। फिर
अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड के बारे में आपको पता है कि ये क्या होता है। ये उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड के दौरान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस टाइम पीरियड की बनाई जाती हैं। नॉर्मली ये 1 साल का टाइम पीरियड होता है, लेकिन इसमें कभी कभार आपको लेस देन ए ईयर या मोर देन ए ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी सिखाई जा सकती हैं। आपको फाइनल के अंदर 1 साल से बड़े टाइम पीरियड की या 1 साल से छोटे टाइम पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी बताई जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, वो कंपनीज जिनके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते हैं, उन कंपनीज के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है कि उन्होंने अपने हाफ ईयरली अकाउंट्स भी बना के देने हैं। यानी कि 6 महीने के गुजरने के बाद भी साल का जो भी उनका कैलेंडर ईयर होता है या जो भी उनका फाइनेंशियल ईयर होता है, उसके 6 महीने के अकाउंट्स भी बना के उन्होंने प्रेजेंट करने होते हैं और स्टॉक एक्सचेंज में भी जमा कराने होते हैं। और क्वार्टरली अकाउंट्स भी उन्होंने बनाने होते हैं। हाफ ईयरली अकाउंट्स जो होते हैं, इनका रिव्यू करवाना होता है ऑडिटर से। ऑडिटर एक छोटा सा ऑडिट करता है, फुल ईयर का वो बड़ा ऑडिट करता है, लेकिन हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटर जो है वो एक छोटा ऑडिट करता है, जिसे रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। और क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बिजनेस ने बना के देनी होती हैं, हर 3 महीने की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो खैर, ये जब आप बड़े होंगे, आगे जाएंगे, तो आपको नजर आएंगी सारी। अकाउंटिंग पीरियड या रिपोर्टिंग पीरियड उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिस टाइम पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, बनाकर आपको प्रेजेंट की गई हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपने इनकम और एक्सपेंसेस को तभी अकाउंट फॉर करना है जब वो रियलाइज हो जाएं। और ये बिल्कुल वही अक्रूवल बेसिस या मैचिंग कॉन्सेप्ट को ही आप समझ लीजिए कि एक और तरह से बयान किया गया है। इनकम के अंदर हम लोग ये करते हैं कि अगर हमें पैसे एडवांस में मिल जाएं तो हम कहते हैं कि ये हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, और इसी तरह से एक्सपेंसेस पहले पे कर दिए जाएं तो हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है। ना तो हम उनको इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, ना ही एक्सपेंसेस के तौर पर, जब तक वो रियलाइज नहीं हो जाते या इनकर नहीं हो जाते। इसके लिए हमने इनकर करने का वर्ड पढ़ा था। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉन्सेप्ट नंबर 1 जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इसी की बात करता है। वो कहता है कि जब चीज़ आप अपने पास तभी रिकॉर्ड करें जब वो आपको रियलाइज हो जाए, जब आपको उसका इम्पैक्ट रिसीव हो जाए, तो इसे हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट को ही दोबारा से बयान किया गया है। फिर मनी मेजर कॉन्सेप्ट। मनी मेजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई कोई चीज़ आपने तभी रिकॉर्ड करनी है जब उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता, तो आपने उसकी अकाउंटिंग एंट्री भी नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि एक बिजनेस जो है उसने एक एक्टिविटी कराई और उस एक्टिविटी से उसको रिकग्निशन मिली। अब ये जो रिकग्निशन उसको मिली है, इसको पैसों में मेजर करना जो है ये पॉसिबल नहीं है। बिजनेस ने क्या किया, अपने सारे स्टाफ के लिए एक एक्टिविटी करवाई और उसने वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट कराया, जिससे कि जनाब सारे स्टाफ के लोग बहुत खुश हो गए बिजनेस के साथ। तो अब ये बिजनेस जो है ये ऐसे नहीं कह सकता कि ये मेरा इनकम हो गई है या मेरे पास जो है वो मेरी गुडविल बढ़ गई है या लोग मुझे पसंद करना शुरू हो गए हैं। तो होता ये है कि इस तरह की चीज़ों में क्योंकि कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट शामिल नहीं होता, लोगों की एक बिज़नेस के साथ खुशी या लोगों की एक बिज़नेस के साथ जो है वो गमी या नाराज़गी जो है उसको आप फाइनेंशियली मेजर नहीं कर सकते। कुछ सिचुएशन में इनको मेजर किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली लोगों का आपके बिज़नेस के साथ आना जाना, लोगों का आपके बिज़नेस के साथ खुशी से डील करना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। आपके बिज़नेस के अंदर लोग खुश हैं तो अच्छी बात है, अगर ना खुश हैं तो बुरी बात है, लेकिन इसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं है। तो मनी मेजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप सिर्फ उसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे जिसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको लिखा जाना चाहिए। और एक एंड पे जो आखिरी चीज़ है वो है जी रिलायबल प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन से रिलेट कर रही है बात, प्रेजेंटेशन से कुछ और चीज़ें भी रिलेट कर रही हैं। यानी कि हमने पॉइंट 2 में पढ़ा कंसिस्टेंसी इन प्रेजेंटेशन, कंप्लीटनेस इन प्रेजेंटेशन, एंड अब हम पढ़ रहे हैं रिलायबिलिटी इन प्रेजेंटेशन के। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करें वो रिलायबल होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से डॉलर्स रिलायबल होता है, यानी कि डॉलर्स कैसे रिलायबल होता है, डॉलर्स को जो लोग परचेज करते हैं उनको पता होता है कि उस डॉलर्स के नाम के साथ एक सर्टेन क्वालिटी प्रपोजिशन उनके माइंड में बैठ गई है। उनको लगता है कि डॉलर्स का जो एसी है या जो डॉलर्स का जो फ्रिज है उसमें अच्छे पार्ट्स इस्तेमाल किए गए होंगे, अच्छी चीज़ें इस्तेमाल की गई होंगी, वो ज़्यादा देर चलेगा, इसीलिए डॉलर्स रिलायबल है। वो कम बिजली खाएगा इसीलिए डॉलर्स रिलायबल है। वो अपने पैसे पूरे करेगा इसलिए डॉलर्स रिलायबल है। तो रिलायबिलिटी के हवाले से अगर सोचा जाए तो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर
हमें रिलायबिलिटी नज़र आनी चाहिए, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ये ठीक है, सही बनी हुई है, ये 2 नंबर लोगों ने 2 नंबर तरीके से 2 नंबर ऑडिटर से ऑडिट करा के नहीं बनाई। यानी कि रिलायबिलिटी तब आएगी जब आपके बिजनेस के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो प्रेजेंटेशन होगी वो न्यूट्रल होगी, उसमें किसी किस्म की बायस या किसी भी ख़ास किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ख़ास तरीक़ाकार को करने की कोशिश नहीं की गई होगी। जो सच होगा वो बयान कर दिया गया होगा, ना उसमें प्रॉफिट बढ़ा के दिखाने की कोशिश की गई होगी, ना उसमें लॉस छुपाने की कोशिश की गई होगी। तो रिलायबल प्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि जब आपके हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आए तो आपको पता हो कि ये रिलायबल है, एक्यूरेट हो, यानी कि इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है उन सारों को बैक साइड से, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट से, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से जाके ट्रेस किया जा सके। तो ये एक्यूरेसी जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वेरीफाइबिलिटी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर हम ट्रेस करना चाहें तो हम उसको किसी ना किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से, जिसके ऊपर लोगों के साइन हुए हों, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस को इम्पैक्ट कर रहा हो, रसीदें, रिपोर्टें, इस तरह की चीज़ें मौजूद हों जिनकी बेसिस के ऊपर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिलायबल प्रेजेंटेशन के दर्जे में शुमार कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि रिलायबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन को बताती हैं। तो ये कुछ आपका एक टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं, ये वो बेसिक रहनुमा असूल और प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। इनको बेसिक्स अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जा सकता है, इनको फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जा सकता है, और इनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी कहा जा सकता है। वो माइंडसेट, वो सोच, वो दायरा कार जिसके अंदर बिजनेस काम करता है, ये हम इसको कंप्लीट कर लिया अब हमने यहाँ पे। जी जनाब, अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज जो हैं ना वो पाई जाती हैं। बहरहाल ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करने से जो सबसे पहली चीज हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हासिल होती है वो ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अब हम डिस्कस करने लगे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए, इसकी रेलिवेंस। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल है, ये जो रूल्स हैं, इनको जब हम फॉलो करते हैं तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज नजर आती हैं। जैसे हम लोगों ने बात की कि जनाब ये वो जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, तो मेरे अंदर आपको क्या क्या क्वालिटीज नजर आएंगी। मेरे अंदर आपको झूठ, धोखाधड़ी और इस तरह की चीजें मेरे पर्सनैलिटी के अंदर आपको नजर नहीं आएंगी। मैं सच गो हूंगा, मैं सच बोला करूंगा, मेरी जो बात होगी लोग उसको माना करेंगे। ये सारी चीजें कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये सारी की सारी चीजें उस बेसिक प्रिंसिपल से ओरिजिनेट होती हैं जो मैंने अज्यूम कर लिया अपनी लाइफ में कि मैं उसको फॉलो करूंगा। सिमिलरली जो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उनकी बेसिस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज नजर आती हैं। सबसे पहली क्वालिटी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नजर आती है, दैट इज व्हाट वी कॉल रेलेवेंस। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स should present information which is relevant to the user's understanding, keeping the materiality in mind. Materiality को ज़हन में रखते हैं। Materiality तो हमने हर चीज में ज़हन में रखनी है, हमने हर काम में materiality को ज़हन में रखनी है। एक एरर जो कि क्लासिफिकेशन का है, अगर वो इमटेरियल है तो उसको हम एरर ही नहीं मानेंगे, हम कहेंगे नहीं भाई तुम साइड पर हो। तो सबसे पहले हम चीजों को मटेरियलिटी की छलनी से गुजारेंगे, जब वहां से निकलेंगे तो फिर आगे हम उनको देखेंगे कि ये चीजें ठीक है या नहीं। बहरहाल रेलेवेंस कैन बी सीन इन 2 पर्सपेक्टिव। एक होता है जिसका प्रेडिक्टिव पर्सपेक्टिव और एक होता है कंफर्मेटरी पर्सपेक्टिव। प्रेडिक्टिव पर्सपेक्टिव रेलेवेंस के अंदर ये होता है, देखिए फर्ज करें कि हम लोगों को पता चला कि जनाब ईयर 2020 की जो सेल्स हैं वो है जी 4 मिलियन की, ईयर 2021 की जो सेल्स हैं वो 4.1 मिलियन की है, ईयर 2022 की जो सेल्स हैं वो 4.5 मिलियन की है। तो हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि ईयर 2023 में भी यही ट्रेंड फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऐसे प्रेजेंट की गई है कि जो कि हमारे जो आउटलुक है, इकोनॉमिक आउटलुक, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हमें हेल्प करती है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रिडिक्टिव पर्सपेक्टिव, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमें प्रिडिक्शंस नजर आती हैं कि फ्यूचर में ये कैसे जाएगा। अब ये चीज कैसे अचीव होगी? ये ऐसे तब अचीव होगी ना कि जब हम लोग रेवेन्यूज के अंदर हमेशा वो चीजें लिखा करेंगे जो हम नॉर्मली रेवेन्यूज में लिखते हैं। हम रेवेन्यूज के अंदर नॉन करंट एसेट्स का प्रॉफिट नहीं डालेंगे। नॉन करंट एसेट बेचा, उसका प्रॉफिट डाल दिया इस साल, हालांकि इस साल जो सेल्स थी वो तो कम थी, इस साल का रेवेन्यू कम था, लेकिन हमने कोई एसेट बेचा था, एसेट से हमें बहुत सारे पैसे मिले थे, तो 2021 का प्रॉफिट इस वजह से 4.1 मिलियन हो गया। तो हम लोगों ने कंसिस्टेंसी को ब्रीच किया। जो कंसिस्टेंसी को ब्रीच करेंगे तो फिर ये इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं होगी। हम कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए ये देखेंगे
कि जनाब क्या हर अगला साल जो है वो इंक्रीमेंट की तरफ जा रहा है, तो इससे हमें एक बड़ा अच्छा आउटलुक मिलता है बिजनेस का, कि बिजनेस का आउटलुक वेरी गुड है, इसमें काम हो रहा है, इसमें प्रॉफिट आ रहा है। तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? जब हमें पता होगा कि ये 4, 5, 7 प्रिंसिपल जो हम पीछे पढ़ के आए हैं ये फॉलो हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जब ये रूल्स या प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे होंगे तो हमारा बिजनेस के अंदर, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक प्रोडिक्टिव पर्सपेक्टिव आ जाएगा और ये रेलिवेंट होगा। हम लोग इनको देखते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की पोजीशन में होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, करेक्टली आइडेंटिफाइड हैं, उसमें रेवेन्यू और कैपिटल नेचर को अलग अलग डिफाइन किया गया है, अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स का ध्यान रखा गया है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगले साल का जो सेल्स होंगी डेफिनेटली बोथ साइड पे आप इंक्रीजिंग ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप डिक्रीजिंग ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी रेवेन्यू के अंदर कोई चीज डाल देते हैं, कोई निकाल देते हैं, रेवेन्यूज के अंदर कभी हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कभी नहीं करते, कभी हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करते हैं, कभी नहीं करते, तो इस तरह की गलतियां करने की वजह से हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो फिगर्स होंगी वो इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होंगी, वो इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं होंगी, उनकी प्रोडिक्टिव नेचर नहीं होगी। सिमिलरली हम लोग देखते हैं जनाब 2020 में हम खड़े हैं, 2020 में हमारा जो रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट हुआ है दैट इज 4 मिलियन। और जब 2020 शुरू हुआ था तो उस वक्त हमने कहा था कि हमारा रेवेन्यू होगा जी 3 मिलियन। हम लोग ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो हमने बजट किया था या जो हम लोगों ने प्लान किया था, क्या वही प्लानिंग हमारी एक्चुअल में भी नजर आई? तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो प्लानिंग हमने की थी क्या वैसे ही हुआ या उससे बुरा हुआ या उससे अच्छा हुआ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर को देखते हुए हम लोग कंफर्म भी कर सकते हैं कि पास्ट में जो बजट या प्लान बने थे वो क्या वाकई ही प्रॉपरली फॉलो हुए हैं या नहीं हुए। हमने ये अजम्पशन लगाई थी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 2021, 2022 और 2023 के लिए हम लोग ये कहते हैं कि जनाब जो प्रॉफिट बनेगा वो 5 मिलियन का बनेगा, और एक्चुअली हुआ कितना? 4 मिलियन। तो वी विल सी कि यार ये इतना कम क्यों बना है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो पहली क्वालिटी आ जाती है वो ये आ जाती है कि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और हमारे करंट परफॉर्मेंस को कंफर्म करने के लिए भी कि हमने प्लान क्या किया था, हम कहां पे पहुंचे, उसके लिए भी वो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देन फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जब इंफॉर्मेशन उन तमाम रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आती है जो हम पिछले सेक्शन में पढ़ के आए हैं, तो जब वो आ जाते हैं तो इसमें ट्रू एंड फेयर व्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्लाई करते वक्त जैसे मुझे पता चले कि यार एक बंदा है, वो उसके प्रिंसिपल्स उसकी लाइफ के ये हैं कि वो सच्चा है, वो अमानतदार है, वो किसी का बुरा नहीं चाहता, तो फिर वो जो भी काम करेगा मुझे उस पर यकीन होगा। सिमिलरली जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनी है कि वो प्रूडेंस को फॉलो कर रही हैं, वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो कर रही हैं, वो कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस को फॉलो कर रही हैं, अक्रूवल बेसिस को फॉलो कर रही हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी मुझे उस पर एतबार होगा। मैं कहूंगा कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, क्यों? क्योंकि वो कंप्लीटनेस को फॉलो कर रही है, वो न्यूट्रल है क्योंकि वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म को देख रही है, वो प्रूडेंस को फॉलो कर रही है, वो मैचिंग कॉन्सेप्ट और अक्रूवल को फॉलो कर रही है, और फ्री फ्रॉम एरर है, क्यों? क्योंकि उसमें हमने हर चीज को चेक किया है और इन तमाम चीजों को साथ लेकर चले। सो दीज आर द फंडामेंटल क्वालिटीज विच आर एम्बेडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाती हैं। अगर हम ये बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन तमाम प्रिंसिपल्स और रूल्स की बेसिस पे बनी, ठीक है जी। अच्छा, ये जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अचीव करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं? एक चीज तो हमने ये पढ़ी ना कि जनाब प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो अब हम देखने लगे हैं। अचीविंग और एनहांसिंग द फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको कैसे अचीव किया जा सकता है? एक चीज तो हमने पढ़ ली कि वो जो फ्रेमवर्क है, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, उसको फॉलो किया जाए। कुछ और बातें भी है। नंबर 1 चीज ये है कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाए। उसके अलावा और कैसे कैसे हम लोग अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े। एक क्या था जनाब? रेलेवेंस, और दूसरा था फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों चीजों को अचीव करने के लिए और क्या क्या काम कर सकते हैं? तो स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन की कंपैरेबिलिटी के ऊपर काम करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी हो कि वो कंपेयर की जा सके
इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली क्या कहा मतलब है कि आप लास्ट ईयर उससे पिछले सालों की जनाब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इसको कंपेयर करने की पोजीशन में हो। आप ये देखें कि पिछले साल एसेट्स कितने थे, उससे पिछले साल कितने थे, यानी कि कंसिस्टेंसी। तो कंपेरेबिलिटी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तब आती है जब वो कंसिस्टेंटली सेम रिप्रेजेंटेशन के साथ आती है। ठीक है जनाब, इससे हम कहते हैं जी कंपेरेबिलिटी। इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है? अदर कंपनीज जो कि बिल्कुल इसी तरह की हैं, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीजें कैसे प्रेजेंट हो रही। ठीक है, हम लोगों ने बात की थी अमरेली स्टील की। हमने ये देखना है कि अमरेली स्टील क्या अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स वैसे ही दिखा रहा है जैसे कि स्टील बनाने वाली दूसरी कंपनीज कर रही। ठीक है, तो हमें ये चीज भी देखनी होगी कि कंपेरेबल इंफॉर्मेशन हो। क्यों? क्योंकि एक इन्वेस्टर के पास तो सारे जो स्टील बनाने वाली कंपनी होगी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। किसी के एसेट्स के अंदर ज्यादा चीजें लिखी हैं, किसी के एसेट्स में एसेट्स के अंदर कम चीजें लिखी हुई हैं, तो वो फिर उनको कंपेयर नहीं कर सकेगा। जब आपने कंपेयर करना है तो चीजें बिल्कुल सेम पैमाने के ऊपर मापी जानी चाहिए, सेम तरीके से मापी जानी चाहिए। यानी कि उनकी जो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन अचीव करने की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें कंपेरेबिलिटी जरूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ कंपेरेबल जरूर हो। ठीक है जी, कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी दिखने में या सुनने में तो एक जैसी लग रही है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। कंसिस्टेंसी कहते हैं कि आपने जो पहले किया आप अभी भी वही करें। ठीक है जी, इसको हम इंटरनल कंपेरेबिलिटी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसे बनाएं कि वो आपकी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेरेबल हो, ये कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है जी, और कंपेरेबिलिटी एक्सटर्नल की बात करते हैं हम कि एक्सटर्नल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होनी चाहिए। ठीक है जी, बोरियत की इंतहाओं को छूते हुए टॉपिक्स, लेकिन यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग रोजाना की बेसिस पे एक वीडियो देखेंगे, और वीडियोस मैंने इसलिए इंटेंशनली बड़ी बड़ी बनाई हैं 20-20, 25-25 मिनट की, ताकि एक दिन में हम एक स्पेसिफिक एरिया कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम उस चीज को दोबारा ना देखें। लेकिन फिर बताता हूं कि अगर आप फास्ट ट्रैक के स्टूडेंट हैं, अगर आप फास्ट ट्रैक के थ्रू पढ़ रहे हैं या आपके पास वक्त कम है, तो फिर आपने इन तमाम वीडियोस को एक ही दिन में एक सिटिंग में बैठ के देख लेना है, दैट विल बी इनफ। और उसके बाद इन चैप्टर्स को, इन वीडियोस को दोबारा नहीं देखना। वेरीफाइबिलिटी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से फेथफुल रिप्रेजेंटेशन आती है। अगर हम ये कहेंगे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन रिकॉर्ड्स की वजह से बनी है वो रिकॉर्ड्स सारे के सारे अवेलेबल हैं, वो तमाम रसीदें हमारे पास मौजूद हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन है। और जब अदालत हमें बुलाएगी कि जनाब रसीदा कटो, तो फिर आप तमाम रसीदें उन्हें दिखा देंगे और आप ये भी कहेंगे कि मेरे पास रसीदें भी हैं और रसीदों की रसीद भी है। ठीक है, रसीदों की रसीद की बात तो मुझे खैर नहीं समझ आई थी, लेकिन यह है कि यू हैव रसीट्स, यू हैव ऑल द रेलेवेंट रिकॉर्ड, जो कि आपका ऑडिट ट्रेल भी है, जो आपका रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, अगर वो सारा का सारा अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये है कि दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी ए फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि इसकी बेसिस हमें पता है कि ये कहां कहां से इंफॉर्मेशन अराइज हो रही। ठीक है जी, और डिफरेंट टाइप की वेरिफिकेशन जो है ना वो की जा सकती है। एक होती है जी डायरेक्ट वेरिफिकेशन और एक होती है इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। अब ये क्या होती है? डायरेक्ट वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप जाएं और देखें कि एसेट्स आपके पास कितने पड़े हुए। डायरेक्ट वेरिफिकेशन ये होती है कि आप जाएं और देखें कि जनाब आपकी जो रसीड्स हैं वो क्या है, और तमाम रसीड्स चेक करें या कुछ मटेरियल रसीड्स चेक करें। आप अपने सैंपल के ऊपर कुछ रसीदें सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वेरीफाइबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, उसके तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आप सैंपल पे जाके कोई रिकॉर्ड वगैरह चेक कर लें। दिस इज व्हाट वी कॉल डायरेक्ट वेरिफिकेशन। अच्छा है कि इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन भी होती है। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन एक बड़ी मजे की चीज है, बड़ी इंटेलिजेंट अप्रोच है। आप ये करें कि आप रसीदें देखने की बजाय ये देखें कि कौन बंदा रसीदें बना रहा है। ठीक है जी, और वो बंदा कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना अच्छा है। जितना अच्छा बंदा होगा, जितना पढ़ा लिखा बंदा होगा, जितना ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बंदा होगा, उसके गलतियां करने के चांसेस कम होंगे। आप ये देखें कि वो प्रोसेसेस क्या है जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन डेवलप हो रही है। एक रसीद अगर बनती है तो उस पर कौन कौन लोग साइन करते हैं, किस किस लेवल के लोग साइन करते हैं, क्या उसमें उसका मैनेजर साइन करता है, क्या मैनेजर का मैनेजर साइन करता है। क्योंकि देखे ना, अगर मैं एक रसीद बना रहा हूँ और मुझे पता है वो मेरे मैनेजर ने चेक करनी है, मैं सही बनाऊंगा, और मेरा मैनेजर जब चेक कर रहा होगा उसे पता है मेरे भी मैनेजर ने चेक करनी है, तो मैं उसको बड़े ध्यान से चेक करूंगा। तो मैं वो तमाम प्रोसेसेस और तमाम पीपल जो कि इस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए इन्वॉल्व हैं, उन तमाम लोगों को चेक कर लूं
तो मुझे पता चल जाएगा कि यार ये लोग, ये काम, ये प्रोसेस, ये डिपार्टमेंट ओवरऑल अच्छा है, तो इनका काम भी अच्छा होगा, तो मुझे वेरिफिकेशन आ जाएगी। मुझे पता चल जाएगा, मैं देखूंगा अच्छा चले मैं इनके पास बैठा हुआ हूँ, एक ऐसी रसीद आती है जिसपे साइन नहीं है, तो ये क्या करते हैं, या मैं इनके रूल्स पढ़ता हूँ कि अगर एक ऐसी रसीद आए जिसपे साइन नहीं है तो क्या करना है, और मैं उसको देखता हूं कि अगर ऐसी रसीद है जिसपे साइन नहीं है तो उसको कोई भी अप्रूव नहीं करता, तो मुझे पता चल जाएगा कि जनाब जितनी भी रसीदें आई हैं और रिकॉर्ड हुई हैं वो तमाम रसीदें ऐसी हैं जो कि साइन हो चुकी, जिन पे साइन थे, जो पूरे थे। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आती है जो मटेरियल ट्रांजैक्शन है और उसकी कोई रसीद या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो मैं ये देखूंगा कि क्या ये इसके ऊपर क्या करते हैं ये लोग, और अगर मुझे पता चले कि वो इसको तो पास ही नहीं करते, इस एंट्री को जाने ही नहीं देते, तो इसका मतलब है कि जितनी एंट्रीज गुजर गई हैं, जितनी एंट्रीज हो गई हैं, उन सारों में ये वाली गलती नहीं थी। दिस इज व्हाट वी कॉल इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन, जिससे हम लोग थोड़े वक्त में ज्यादा काम कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको एनहांस करने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। हमने पहली बात की कि ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करें, कंपेरेबिलिटी लेके आए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसका रिलेटेड रिकॉर्ड सारा वेरीफाइएबल होना चाहिए। एंड देन देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड टाइमलीनेस। टाइमलीनेस जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जनाब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देनी है किनको, यूजर्स को। यूजर्स ने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है, उनको इस्तेमाल करना है और डिसीजंस लेने हैं। डिसीजन का एक टाइम फ्रेम होता है। देखिए ना, मैंने बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करना है तो मैं अभी देखूंगा कि बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, और अगर मुझे इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए वो मिले आज से 1 साल के बाद, तो मैं कहूंगा यार मैंने तो कहीं और इन्वेस्ट कर लिए। तो टाइमलीनेस इज इंपॉर्टेंट कि विद इन रीजनेबल टाइम वो इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे मिलनी चाहिए, और रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए ये चीज देखनी होगी कि क्या वो इन्फॉर्मेशन मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, तो हमने कॉस्ट भी देखनी है कि इस इंफॉर्मेशन की कॉस्ट क्या है और क्या वो कॉस्ट के हिसाब से जस्टिफाइबल भी है। ये ना हो कि मैं एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट करूं और वो इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग जाए और उस इन्फॉर्मेशन का मुझे उतना इस्तेमाल ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि मुझे ये पता करना है कि क्या कंपनी की सेल्स ठीक है, सेल्स में कोई 2 नंबर सेल तो नहीं है, मैं कैसे चेक करूंगा। मैं कहूंगा अच्छा जनाब मुझे बताएं ये टोटल सेल कितनी है, वो कहेंगे जी कि 450 मिलियन की सेल है। मैं कहूंगा जनाब सारी जितनी भी सेल्स की एंट्रियां की है, सारी सेल्स की एंट्रियां मुझे प्रिंट करके दे दो। उन्होंने मुझे 650 सफ़ों का एक लेजर प्रिंट करके दे दिया। मैं अच्छा कहता हूं जी अच्छा हर पेज के ऊपर जितने लेजर्स हैं सारों की जो रसीदें हैं वो निकाल के मुझे चेक कराएं। मैंने सारों की डायरेक्ट चेकिंग करनी, और वो मुझे एक पेज के ऊपर फॉर एग्जाम्पल अगर 30 है तो 650 ज़रब 30 ये तकरीबन बन जाता है जी 21,000 एंट्रीज, वो मुझे ला के दे देते हैं। और वो 21,000 एंट्रीज में चेक करना शुरू कर देता हूँ। करते 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 डेली बेसिस में मैं कितनी एंट्रीज चेक कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कितनी इनवॉइसेस चेक कर सकता हूँ। मैं डेली बेसिस के ऊपर जनाब 100 के करीब एंट्रीज चेक कर सकता हूँ। जब मैं 100 के करीब एंट्रीज चेक करूंगा तो 2100 दिन मुझे लग जाएंगे, 2100 दिन, तकरीबन 6-7 साल ये चेक करने में कि उस साल की सेल्स ठीक है या नहीं है। और इतना मेरा टाइम लग जाएगा, इतने मेरी कॉस्ट लग जाएगी, और अल्टीमेटली मैंने कहा हाँ जी सेल्स ठीक है, तो वो कहेगा भाई कौन सी सेल्स, हम कहेंगे यार वो जो कंपनी की सेल उस साल की चेक करनी थी। अच्छा वो भी चेक करना, हाँ वो तो हमने चेक करनी थी, आज से 7-8 साल पुरानी बात है, उस वक्त तो जनाब ये होता था, उस वक्त तो वो होता था, उस वक्त मैंने सेल करनी, अब इन्वेस्टमेंट करनी थी, अब तो ये मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। सो द थिंग इज कि इंफॉर्मेशन रेलिवेंट तब होती है, इंफॉर्मेशन फेथफुल तब होती है जब वो विद इन अ रीजनेबल टाइम मिल जाए, और रीजनेबल टाइम में उसको प्रेजेंट करने के लिए उसकी कॉस्ट को भी देखना है कि कॉस्ट शुड आल्सो बी रीजनेबल। ऐसे ना हो कि उसको फिर टाइम और कॉस्ट इतनी ज्यादा लग जाए जितनी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी उस बिजनेस में, उससे ज्यादा हम लोग उसके ऊपर जो है ना वो टाइम और कॉस्ट लगा बैठे। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि हमने ये टाइमलीनेस भी देखनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि वो रेलिवेंट और फेथफुल हो, टाइमली बेसिस पे भी मिले और कॉस्ट भी उसकी इतनी ज्यादा ना हो। और एक और चीज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि अंडरस्टैंडेबिलिटी हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लासिफिकेशन, उसकी कैरेक्टराइजेशन, उसकी प्रेजेंटेशन, ये सारी की सारी अंडरस्टैंडेबल भी हो। कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं जो उस बंदे को जिसके पास रीजनेबल नॉलेज है, जो हमने बिल्कुल शुरू में भी बात की कि उसके पास रीजनेबल नॉलेज है लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऐसी बातें, ऐसी चीजों का जिक्र है जो कि उसको भी समझ नहीं आ रही। कोई ऐसे डकवर्थ लुइस मेथड हम लोगों ने लगाए हैं एसेट की वैल्यूएशन के अंदर, ऐसे हम लोगों ने मेथड्स लगाए हैं अपनी लायबिलिटीज की वैल्यूएशन के अंदर, हमने इनकम ऐसे रिकॉर्ड किया है, डेबिट क्रेडिट ऐसे रिकॉर्ड किए हैं कि उसको समझ नहीं आया कि यार ये पता नहीं को नई चीज आ गई है, नया जमाना आ गया और हम इसको पता नहीं कैसे हैंडल करेंगे।
सो द थिंग इज कि इसकी क्लासिफिकेशन, करेक्टराइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, ये तीनों चीजें अंडरस्टैंडेबल भी हों किसके लिए, उस बंदे के लिए जिसको अकाउंट्स की, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिसको ऑडिट की एक रीजनेबल नॉलेज है। सो इस तरीके से हम लोग ये जो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको अचीव करते हैं। और ये चीज जो है अब आप लोगों ने गौर से पढ़ लेनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कुछ और चीजें देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।